अपने जो ये कबीरदास की तपोस्थली के महंत को भी नक्सली कह रहा है। और अपना तरह तरह से अभी आपने सुना कि भाई ये बनारस तो दासी की अपना भूमि है, बुद्ध की भूमि है, कबीरदासी की भूमि है, और उसको इस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं। और ये जिस तरीके से नफरत के भाषण इस समय हो रहे हैं और नफरती आग में पूरे देश को झुलसाया जा रहा है, आपकी इस पर टिप्पणी? नमस्कार सभी मेरे पैनल साथियों को और जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं या ये चैनल में अभी। हाँ जी, सबको मेरा नमस्कार। और मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया है। और आज का जो विषय है नफरती भाषण, म्यूट कर लीजिए। नफरती भाषण ले डूबेंगे देश, जो आपने ये विषय चुना है ये बहुत ही अच्छा विषय है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि जो भारत देश है वह एक लोकतंत्र देश है, और इसमें जो हमारा प्रियम्बल दिया गया है उसमें धर्मनिरपेक्षता को एक खास जगह दी गई है। और हमारे जो संविधान दिया गया है उस संविधान में भी सभी धर्मों के बारे में सहिष्णुता बरतने की बात कही गई है, सभी धर्मों को फैलने फूलने का मौका दिया गया है। परंतु जिस तरह से अभी पिछले 2014 से खास तौर पे मैं कहना चाहूंगी, जब से ये मोदी सरकार केंद्र में आई है तब से जो नफरती बयानबाजी करने वाले लोग हैं उनको जैसे कि शरण मिल गई हो या एक हौसला मिल गया हो, या जैसे कहते हैं ना कि अरे तुम बोले जाओ हम तुम्हारे पीछे बैठे हैं, इस तरह से उनको एक पीठ बल मिल गया हो। इस तरह से यहाँ पे नफरती बयानबाजी भाषणबाजी ये सब हो रही है। तो यहाँ पर जो विषय है कि नफरत भाषण ले डूबेगा देश, तो ये बिल्कुल सही बात है कि अभी आपने देखा कि किस तरह से मुंबई जयपुर एक्सप्रेस में एक जवान था, उसने मतलब आरपीएफ का जवान था, उसने खुलेआम गोलियां चलाई और 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो ये क्या है, उसका दिमाग में कितना ज्यादा नफरती जहर भर दिया गया है, ये इसी बात से साबित होता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि सीए और एनआरसी के जो आंदोलन चल रहे थे उस टाइम पे जामिया नगर में एक 17 साल का किशोर, उसके हाथ में पिस्तौल है और वो पिस्तौल लेके खुलेआम फायरिंग कर देता है। ये सब क्या है? फिर आपने देखा कि लोगों के बीच में आज अपनापन खत्म हो गया है और हर कोई एक हिंदू मुस्लिम की नजर से ही एक दूसरे को देखता है। आपने अभी बीच में वीडियो वायरल हुआ था कि एक टीचर ने 7-8 साल के बच्चे को अपने क्लासमेट से सिर्फ इसलिए पिटवाया क्योंकि वो मुसलमान था। तो ये क्या था? ये भी एक नफरती बयानबाजी की वजह से वो टीचर का दिमाग पोल्यूट हो चुका है, और उसी पोल्यूट दिमाग से उसने ये फरमान जारी किया कि दूसरे सब बच्चे आएंगे और एक मुसलमान बच्चे को थप्पड़ लगाएंगे। तो ये एक मानसिकता कितनी बदल गई है। आज अगर आप जो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा है, अगर उस विचारधारा के साथ सहमत है तो ठीक है, नहीं तो अगर सहमत नहीं है तो आज कई बार देखा गया है कि घर में परिवार में भी इस बात पे झगड़े हो जा रहे हैं। अच्छे पुराने बहुत ही अच्छे दोस्त और सहेलियां, वो सब भी इस बात पे उनका दिमाग में दिल में मनमुटाव हो जा रहा है कि अरे ये तो अंधभक्त है और ये अंधभक्त नहीं है। तो पूरे देश के अंदर एक तरह का विष फैला हुआ है, एक तरह का जहर फैला हुआ है, और पूरे देश की मानसिकता इसमें इतनी ज्यादा डूब चुकी है कि हर कोई एक दूसरे को शक की नजर से देखता है। हिंदू मुस्लिम और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी, आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हेट स्पीच को लेकर बहुत ही जरूरी अपना फैसला सुनाया, और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक कहा है कि कोई शिकायत करने आए या ना करने आए उसकी राह देखने की जरूरत नहीं है, परंतु जैसे ही कोई हेट स्पीच करता है आपको उसे तुरंत उसके सामने एफआईआर कर लेनी है। ये प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, और इस ऑर्डर की सभी प्रतियां पूरे राज्य के सभी जो जिला कलेक्टर से सब तक पहुंचाने की आदेश दिए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर हेट स्पीच होती है और प्रशासन इसके अंदर एफआईआर नहीं
दर्ज करता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना माना जाएगा। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को संज्ञान लिया है। अब मैं जो इस बात पे आना चाहती हूँ कि आखिर ये कौन कौन सी बातें हैं। आपने देखा अनुराग ठाकुर ने इससे पहले जब इलेक्शन के टाइम थे तब क्या बोला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो डैश डैश डैश, मतलब इस तरह के भाषण उसने किए। फिर उसके बाद कपिल मिश्रा ने क्या बोला, कपिल मिश्रा ने कहा कि आप अगर आपको दिल्ली के अंदर की इतना कचकचा के आप लोग बीजेपी को वोट कीजिए जैसे कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का मैच चल रहा हो, इस तरीके से खेल को राजनीति में लेके आए। फिर हरिद्वार की संसद में अभी आप लोगों ने क्या देखा, ये मतलब वहां पे कितनी बुरी तरीके से कोई बोल रहा है कि आप 5,000 का फोन रखना परंतु 1,00,000 के हथियार रखना। फिर कोई साध्वी आके कहती है कि आप मतलब ज्यादा से ज्यादा मतलब हथियारों को तेज कर लीजिए, घर के अंदर हथियार बसाइए। फिर यहाँ पे रमेश बिधूड़ी का हमने सबने देखा है कि किस तरीके से सरेआम उसने संसद के अंदर गाली गलौज की और इतनी अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, असंवैधानिक भाषा का उपयोग किया, असंसदीय भाषा का उपयोग किया। परंतु इन सब के कहने और करने का असर क्या हुआ, मतलब इनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए ऐसा लगता है कि इनके पीछे इनके आका लोग बैठे हुए हैं। सीधी सी बात है कि आरएसएस और बीजेपी की राजनीति ही सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति को बेस बना के शुरू हुई है। तो अपने आप में आपने देखा कि ये एक नफरती माहौल फैला के ये चाहते हैं कि 2024 के इलेक्शन में ये जीत जाए और किसी भी तरीके से कोई भी मुद्दा इनके हाथ में आ जाए और उस मुद्दे को लेके वो 2024 को जीतना चाहते हैं। मैं आपको याद दिला दूं, जब कश्मीर फाइल आई थी तो कश्मीर फाइल का प्रमोशन खुद किसने करा, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि सच्चाई तो सबको देखनी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। क्या ऐसी फिल्मों का प्रमोशन करेंगे? फिर आपने केरला स्टोरी देखी, केरला स्टोरी में डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्हीं सभी लोगों का प्रमोशन था और ये सब बताना चाहते थे कि किस तरीके से यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को भड़काया जाए और लोगों के बीच के अंदर जो नफरती जहर है, जो दुश्मनी है, जो वैमनस्य है, उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की काम करे। ऐसा इन लोगों की हमेशा से राजनीतिक पॉलिसी रही है, इनकी नीतियां रही हैं। अभी आपने देखा कि ये कोई भी मुद्दा होता है तो सीधा उसको लेके जाते हैं हिंदू मुस्लिम पे। सनातन धर्म की बात बीच में निकली थी तो सनातन धर्म में भी खुद मोदी जी ने कहा था कि इनको ठीक से अच्छी तरह से जरा जवाब देना। तो ये जो इनडायरेक्टली खुद मोदी जी ही अपने भाषणों में जो इनडायरेक्ट बोलते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि लोगों को समझ नहीं आता है। और उसके बाद इनकी गोदी मीडिया, आपने देखा गोदी मीडिया ने जब से ये 2014 से सत्ता पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ इनके एंकरों ने नफरती बयानबाजी करके ऐसी नफरती पैनल को साथ में बिठा के बयानबाजी की है कि देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ लोगों के दिमाग के अंदर जहर भरने का काम किया है। तो गोदी मीडिया के सामने भी सुप्रीम कोर्ट ने लाल आंख की है। तो ये जो देश के हालात है अभी बहुत ही बिगड़ गए हैं। फिर भी अभी जो देश में बेरोजगारी का मसला है, जो महंगाई का मसला है, जो युवाओं के साथ जिस तरीके से अभी काम धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, दलितों के प्रश्न सामने आ रहे हैं, दलितों की अवमानना होती है, उनका अपमान किया जाता है, आदिवासियों का अपमान किया जाता है। तो अब धीरे धीरे लोगों को समझ तो आने लगा है कि इनकी सिर्फ और सिर्फ नफरती बयानबाजी और नफरती भाषण ही चल रहे हैं। आपने कर्नाटका में देखा किस तरीके से बजरंग बली को लेकर खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने कहा बजरंग बली का नाम लेना और बटन दबाना। तो ये सब भी एक नफरती भाषण का ही रूप है। और जब प्रधानमंत्री खुद नफरती भाषण फैला रहे हैं एक तरह से, तो फिर उनके नीचे जितने भी लोग हैं वो तो नफरती बातें करने ही वाले हैं। इसलिए मैं तो यहाँ इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि अब काफी लोग समझ गए हैं और जिस तरह से अभी गोदी मीडिया के बाहर अब जो ये आपका जिस तरह से मीडिया चल रहा है, बहुजन संवाद चल रहा है या इसी तरह के और जो भी धर्मनिरपेक्ष में मानते हैं और जो देश में सही विकास चाहते हैं, लोकतंत्र को जानते हैं, वह लोग अब ये चाहते हैं कि इन लोगों का जल्दी से जल्दी सफाया हो और इनको यहाँ से साफ किया जाए। और अब
आपने देखा होगा कि खुद मोदी जी यूट्यूबर बन गए हैं। आपने अभी आज तो बहुत चला है सोशल मीडिया में, मोदी जी कह रहे हैं कि भाई मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। अब इस सब बातों से पता चल रहा है कि भले ये नफरती बयानबाजी कर रहे हैं, पर अब लोगों में भी बहुत चेतना आ गई है, बहुत जागरूकता आ गई है, और मोदी जी का स्तर मतलब इतना इनका गिर गया है कि अब वो किसी भी हालत में अपने इधर उधर अफरा तफरी कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मेरा स्टैंडर्ड ऊंचा हो जाए। आज उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल को उसके बारे में प्रचार किया, पर लेकिन उसका भी कहते हैं ना कि कुछ हुआ नहीं, लोगों ने उसको भी नकार दिया। आज मैं समझती हूँ बहुजन संवाद के जितने मतलब फॉलोवर्स हैं और जितने उसके व्यूअर्स हैं, उतने तो मोदी के भी नहीं, यूट्यूब के भी नहीं होंगे। इसीलिए अभी जो यूट्यूब का जमाना चला है और जो सोशल मीडिया का जमाना चला है, उससे ये सब बातें साफ हो जाती है। अगर ये लोग नफरती बयानबाजी करके देश में नफरत फैलाने की बात करते तो उसके सामने उससे कहीं गुना ज्यादा जो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, जो मतलब समाज की बात करते, समाज की एकता की बात करते, देश की अखंडता की बात करते, देश की प्रोग्रेस की बात करते हैं, वो लोग भी उतने ही सक्रिय हो गए हैं। और मोदी जी की पोल तो हमेशा से खुलती ही जा रही है, हर बात में उनकी झूठ और उनकी मक्कारी और उनकी चालाकी साफ झलक जाती है। इसलिए बेशक वो गुजरात के हैं, पर सारे लोग गुजराती ऐसे नहीं है जैसे कि ये मोदी फेंकूबाज है, जुमलेबाज है। और हम सब लोग भी लगे हुए हैं, डट के लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से अब इसको, गुजरात तो चलो ठीक है, इसने फिर से चीटिंग करके ले लिया है, परंतु देश में दोबारा 2024 में इसको नहीं लाना है और देश को इससे निजात पाने के लिए हम सब लगे हुए हैं। धन्यवाद आनंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद बोरा जी।